हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में डिस्कशन होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये लेक्चर हमने अपने लास्ट सेशन से स्टार्ट किया था। आई होप आपने इसको पढ़ा होगा, समझा होगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक को भी डिस्कस कर लिया है। सो होप सो आप वो पढ़ चुके होंगे और समझ भी लिया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। सो कम टू प्रेजेंट सेशन एंड प्रेजेंट डे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया, क्या इसके पीछे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं बता दूं, इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज based on theory of comparative advantage which state that countries should specialize in manufacturing those product in which it has a comparative advantage। ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स को रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया गया इन 1906। ठीक है, तो जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड 1947 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ तो इसको फाइनली फिर 1994 से लेके फाइनली 6 तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर दिया गया। और उसके पीछे कुछ सर्टेन इसके ऑब्जेक्ट फंक्शंस थे, जैसे कि हार्मफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, और जो भी इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ तो 127 मेंबर कंट्रीज़ 1996, और उसके बाद अब और भी मेंबर कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हो गई हैं। तो जो मेन फंक्शन है उसके वो यही है कि भाई जो अनफेयर या हार्मफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं इसको रोकना बिटवीन द नेशंस, जो भी इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, या फिर कोई एक्टिंग एज अ फोरम ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस, आपस में जो लोग कंट्रीज में ट्रेड के रिगार्डिंग नेगोशिएशन है, डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करना, ताकि कंट्री आपस में वेलबिंग होके अपने पॉलिटिकल रिलेशन को हेल्दी रख सकें और उसका इफेक्ट उनके बिजनेस पे, उनके ट्रेड पे ना पड़े। ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज रहे, कोऑपरेटिंग विद अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ताकि ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग की जा सके, ओवरसीइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। ठीक है, और एडमिनिस्टर एंड अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ओके, नाउ इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंश्योर ग्लोबल फ्री ट्रेड एंड रिडक्शन ऑन टैरिफ। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि अगर दो कंट्रीज, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, कंट्री ए और कंट्री बी, अगर दोनों कंट्रीज आपस में बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है, तो ये बिजनेस फ्री ट्रेड होना चाहिए और इसमें रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स होने चाहिए। यानी कि कंट्री ए या कंट्री बी में कोई भी बिजनेस चल रहा है तो पहली चीज़ तो कि भाई ईजिली वो गुड्स को शेयर एक तरीके से ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, मूव कर सकें अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में। दूसरा, जो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हैं, नंबर ऑफ बैरियर्स लगे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस एंड टैरिफ्स, दैट टैरिफ मस्ट बी रिड्यूस्ड, ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके और कंट्री फ्रीली गुड्स को मूव कर सके। ठीक है, तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, तो मैं ये लिख देता हूँ साथ के साथ। द मेन basic objective of World Trade Organization is to ensure global free trade
ठीक है। ग्लोबल फ्री ट्रेड मीन्स कि भाई जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं या जो भी कंट्रीज हैं उनमें हम फ्री तरीके से ट्रेड कर सकें। ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर हम किसी भी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस एंड बैरियर्स कंट्रीज को फॉलो करने पड़ते हैं। हर कंट्री का अपना अलग कल्चर है, अपने रूल्स एंड अलग रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हो तो आपको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। ठीक है। इवन जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, अगर हम किसी भी कंट्री से कोई चीज़ मंगवाते हैं जिसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं, we have to pay certain taxes also. So this is the main objective of the World Trade Organization, to reduce that taxes. जो अनफेयर टैक्सेस हैं उनको रिड्यूस करना, एलिमिनेट करना, ताकि फ्री तरीके से कंट्रीज बिजनेस कर सकें। ठीक है। तो सेम थिंग हेयर आई एम गोइंग टू रिटन ग्लोबल फ्री ट्रेड एंड रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड reduction of tariff and non-tariff barriers. Non-tariff barriers का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। The ultimate objective of World Trade Organization is to expand production, expand production and trade and allow to optimal use of world resources. Every country has certain specialized goods and goods. Okay, goods in the sense of raw material. जैसे कि इंडिया हैज have many minerals, rich quantity of minerals, and that mineral India is using in the industries. ठीक है। and producing effective standard goods services. so इसी तरीके से हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ स्पेशलाइज रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आप यूज़ करके प्रॉपर बिजनेस कर सकते हो। और its procedure was based on principle of transparency, predictability and certainty. Transparency, predictability and certainty. WTO agreements, World Trade Organization agreements cover goods. First one, main agreement, general agreement of tariff and trade, industrial product, consumer durable product, etc. सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी सर्विसेज।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे मेन एग्रीमेंट हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के। गुड्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर्विसेज में बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी सर्विसेज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। सो ओके स्टूडेंट, आज के सेशन को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। ठीक है, होप सो कि आप इसे पढ़ेंगे, प्रॉपर समझेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम फिर बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस पे। तब तक आप इन्हें पढ़ते रहिए। स्टे हेल्दी, मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और एक चीज़ और, नेक्स्ट सेशन बेस्ड होगा प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को। तो एक बार आप वो मेन पॉइंट्स भी पढ़ लीजिए, ताकि जब मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करूं तो वहाँ पे आप प्रॉपरली उनको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट इस कन्वीनियंस ही रहती है टॉपिक को समझने में। जब टॉपिक एक बार फैमिलियर हो जाता है हमसे, तो इजी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो चीज़ें पहले से हमारे माइंड में हैं तो ईजिली हमारी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे बैठ जाती है और हम प्रॉपरली टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप एक बार प्रिंसिपल्स को पढ़ लीजिए, और जब मैं लेक्चर डिलीवर करूँ तो आप प्रॉपर वहाँ पे उसको समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।